गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम अपना चैप्टर कर रहे थे मानव विकास। मानव विकास में हमने पढ़ा कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी? अमर्त्य सेन ने। उसके बाद हमने पढ़ा कि सार्थक जीवन किसे कहते हैं। एक ऐसा जीवन जो कि दीर्घकालीन हो, स्वस्थ हो, उद्देश्यपूर्ण हो, ऐसे जीवन को हम सार्थक जीवन कहते हैं। तो सार्थक जीवन का यहाँ देखिए एक उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, जो कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखिए बेटा, इसमें बताया गया है कि टू फ्रेंड्स हैं। एक जो है, इसमें टू पिक्चर्स दिए हुए हैं। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज, धन्यवाद प्रिया। यहाँ पर टू फ्रेंड्स है, एक का नाम शहनाज है और दूसरी का नाम प्रिया है। तो जो शहनाज है उसका जन्मदिन है और उसको प्रिया जो है वो बधाइयाँ दे रही हैं। आगे देखिए, इसमें मुझे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो, मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। अब जो शहनाज है वो बीमार रहती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे ऐसी शुभकामनाएं भी दो, ऐसी विलिंग्स भी दो कि मैं स्वस्थ रहूं और अपनी जो पढ़ाई है इसको पूरी करके कॉलेज जा सकूं। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ, क्योंकि वो किसी काम, इट मीन्स वो चाहती है कि मैं लायक बनूं पढ़ लिख के। इसलिए वो अपनी फ्रेंड से कहती है, अच्छा तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। तो क्या आपको सार्थक जीवन की परिभाषा समझ में आई? इट मीन्स लंबी आयु जीना, पढ़ लिख कर किसी उद्देश्य के लायक हो जाना, वो सार्थक जीवन कहलाता है। आगे देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक साइन दिया हुआ है हमारे पास। आगे देखिए इसमें क्या है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करके करें कि यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा। यस, इनमें से कौन सा जीवन सार्थक है आपको बताया गया है। देखिए, अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? मृत अथवा कारागार में? मुझे आशा है कि मैं कैंसर से रोग रोग मुक्ति का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो इन दोनों में से कौन सा जीवन सार्थक है? हम कहेंगे कि जो ये डॉक्टर है इसका जीवन सार्थक है, क्योंकि ये कुछ करना चाहती है, इसका जीवन जो है उद्देश्यपूर्ण है। जबकि इधर जो व्यक्ति दर्शाया गया है इसमें इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो, इट में भी हो सकता है कि वो किसी गलत कार्य में लिप्त है, उसे कारावास जो है भेज की सजा हो जाए या फिर उसको मृत्यु सजा दे दी जाए। तो इस तरह का उसका जो जीवन है वो कैसा है? उसका जीवन निरर्थक है, सार्थक नहीं है। देखिए, अब हम अपना आगे बढ़ जाते हैं। हमने पढ़ा था यहाँ तक, सार्थक जीवन की परिभाषा खत्म हुई थी। एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधन का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे देखिए, अतः संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। तो मानव विकास के केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं? संसाधनों तक मानव की पहुंच होना, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाएं उसके पास होना, ये विकास के केंद्र बिंदु हैं। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। इनको भिन्न भिन्न माध्यमों से मापा जाता है। किसको? स्वास्थ्य को, शिक्षा को, संसाधनों तक पहुंच को। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? अब देखिए, आगे बताया गया, प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। आधारभूत विकल्प कौन कौन से होते हैं? इट मीन्स मुझे क्या कौन सा विषय चुनना चाहिए, मुझे क्या व्यवसाय करना चाहिए। तो इस तरह की उनमें क्या नहीं होती, क्षमता नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की असक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकती है। इससे दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा
प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधन को प्राप्त करने में बाधा आती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया बेटा, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि अशिक्षित है या उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो क्या करता है, वो अपना निर्णय स्वयं नहीं ले पाता कि उसे कौन सा कार्य करना चाहिए, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जब जीवन व्यक्ति जीता है तो उसकी जीवन को जो है निरर्थक जीवन हम मान सकते हैं। जब वो अपने जो है साधनों का खुद ही चुनाव नहीं कर सकता है तो उसे जीवन जीने में अनेक प्रकार की बाधाएं उसके जीवन में आती हैं। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, संसाधनों तक उसके पास पहुंच नहीं है तो उसकी जो रोजगार से संबंधित विकल्प हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। उदाहरण यहाँ पर बताया गया है, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता। कोई भी बच्चा है जो अशिक्षित है और वो ये कहेगी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसके पास विकल्पों की कमी हो जाती है क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो क्या वो अच्छे स्वास्थ्य की जो है कल्पना कर सकते हैं कि वो किसी बड़े मेडिकल हॉस्पिटल में जाएंगे और अपने आप को जो है क्योर कर लेंगे या उनकी बीमारी का इलाज हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो उनकी पहुंच से बाहर है। आगे देखिए, क्रियाकलाप इसमें एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, अपने सहपाठियों के साथ 5 मिनट के नाटक को अभिनीत कीजिए। अर्थात आपको एक रोल प्ले करना है जिसमें ये दर्शाया गया हो कि किस प्रकार आय, शिक्षा अथवा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में क्षमता के अभाव के कारण विकल्प सीमित हो जाते हैं। अर्थात अगर आप उस क्षेत्र में क्षमता नहीं रखते हो, आपकी इतनी आय नहीं है, आप इतने शिक्षित नहीं है, आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपके लिए विकल्प जो है वो सीमित हो जाते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास के 4 स्तंभ। तो क्वेश्चन सबसे पहले यही बनेगा कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। अब देखिए, जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों के सहारा, इट मीन्स उसे पिलर्स के सहारे खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार से मानव का विकास भी पिलर्स के सहारे होता है। और वो 4 पिलर्स कौन कौन से हैं? वो 4 पिलर्स हैं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ये जो 4 पिलर्स हैं इन पर मानव का विकास जो है वो आधारित है। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना। समता अर्थात जिसे हम बार बार समानता कहते हैं, उसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास समान अवसर उपलब्ध होना किसी भी व्यवसाय की प्राप्ति के लिए। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय, भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान रूप से उनको प्राप्त होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज्यादातर तो नहीं होता है, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय में विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से हैं। ऐसा इट मीन्स हम देखते हैं कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो पूछा जाता है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, BC, OBC। तो इस तरह से जो प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक हम ये कहें कि राज्य में इस तरह की काउंटेशन होती है। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियों और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से विरत होते हैं। मतलब विद्यालय तक
उनकी पहुंच नहीं होती है या वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर बताया गया है जो पिछड़ी जाति के जो लोग होते हैं, महिलाएं जो होती हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी विद्यालय तक पहुंच नहीं होती है, वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है। इन लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती है उचित, और ये लोग जो है अपने लिए अच्छे विकल्प नहीं चुन पाते हैं, अपने लिए अच्छे जो है व्यवसाय का चुनाव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है निर्वहन। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि निर्वहन किसे कहते हैं? अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता अर्थात निरंतर अवसर उपलब्ध होना। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। अब जो है यहाँ पर अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है कि सतत पोषणीयता किसे कहते हैं? सतत पोषणीयता का अर्थ है कि हम जो वर्तमान में जो हमारी जो पीढ़ी है वो सभी संसाधनों का दोहन न करके आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी अवसर जो है वो छोड़े। हम ये कह सकते हैं कि उनको भी हमारे समान अवसर प्राप्त हों, इसे ही सतत पोषणीयता कहते हैं। सतत पोषणीयता मानव विकास के लिए आवश्यक है, और सतत पोषणीयता का अर्थ है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी संसाधनों का दोहन हम वर्तमान में ही न कर दें। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय और मानवीय संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, और इन संसाधनों में से किसी भी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम कर देगा। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, यस बेटा, देखिए इसमें आपको बताया गया है कि जो यदि हम किन्हीं भी संसाधनों का दोहन जो है बिना सोचे समझे करेंगे, तो भावी जो हमारी पीढ़ियां होंगी, आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, उन्हें हमारे समान अवसर प्राप्त नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लें, पेट्रोलियम है, कोयला है, ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी पर डीजल है, पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, और यदि हम इनका इतना अधिक उपयोग कर दें कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ही लेफ्ट ना बचे, तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम सतत पोषणीयता का जो है वो विरोध कहेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि ये विसतत पोषणीयता होगा। यस बेटा, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ बताई गई है कि जो है साधनों का सोच समझकर प्रयोग करना, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ियां भी उनका प्रयोग कर सकें, सतत पोषणीयता कहलाता है। इसके लिए चाहे हमें जो है किन्हीं दूसरे विकल्पों को ही क्यों ना खोजना पड़े। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है हम एलपीजी गैस के लिए और दूसरे ऑप्शन हमने खोज लिए हैं, जैसे कि सोलर ऊर्जा, हम ये कह सकते हैं कि जो अपनी विंड एनर्जी है। तो इस तरह के जो हमने ऑप्शन खोजे हैं, तो इसी तरह से वो चीज़ें जो हमारी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उनके लिए हमें कोई दूसरे ऑप्शन खोजने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। यस, वो कहीं जॉब नहीं कर सकती हैं यदि वो विद्यालय नहीं गई हैं तो। और इवन जो है विद्यालय जाने से एक महिला जो है वो बहुत अधिक, हम ये कह सकते हैं कि उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे देखिए, उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी। उनकी वृत्तिका मतलब उनकी जो एज की जो दूसरी महिलाएं हैं, उनमें लगातार विकल्पों के आधार पर उनको अलग अलग वर्गों में डिवाइड हो जाएंगी। वह जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ गृहिणी होती हैं, कुछ जो है महिलाएं जो है वो कामकाजी महिलाएं होती है, तो इस तरह से उनकी छटनी हो जाती है, और यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए, अर्थात अधिक से अधिक इस तरह की उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे वो अधिक से अधिक आने वाले समय में विकल्पों को प्राप्त कर सकें। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। व्यक्तियों की क्षमता में वृद्धि
की जानी चाहिए। श्रम उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों की वास्तविक धन होते हैं। जो जन समुदाय होते हैं, जो वहाँ के युवा लोग होते हैं, वो ही किसी भी राष्ट्र का वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि उन पर ही राष्ट्र का विकास निर्भर करता है। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास एवं उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। हम ही जानते हैं कि किसी भी जो युवा पीढ़ी है, उसमें यदि ज्ञान ज्ञान प्राप्ति अधिक है, अर्थात उसने अधिक ज्ञान प्राप्त किया है या उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो इससे हमारी जो कार्य क्षमता है वो लगातार बढ़ती चली जाती है और देश का विकास होता है। नेक्स्ट अपना सशक्तिकरण, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। सशक्तिकरण किसे कहते हैं? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। महिला सशक्तिकरण वर्ड आपने बार बार सुना होगा, तो इसका क्या अर्थ है? महिलाओं में विकल्प चुनने की शक्ति को बढ़ाना महिला सशक्तिकरण कहलाएगा। और सशक्तिकरण महिला वर्ड हटा देंगे वहां से। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। जब हमारे पास स्वतंत्रता अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी, तो सशक्त हम अपने आप ही हो जाएंगे। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन, एक अच्छा शासन एवं लोकोन्मुखी नीतियां, अर्थात लोगों की भलाई के लिए बनाई जाने वाली नीतियां आवश्यक है। लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक अच्छा शासन और लोगों की भलाई के लिए नीतियां बनाई जाने बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूह के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे लोगों का सशक्तिकरण होना जरूरी है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बीपीएल से जो लो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो हैं। तो ये सब क्या है, इनका सशक्तिकरण होना बहुत आवश्यक है ताकि वो उनको अधिक विकल्पों की प्राप्ति हो सके। तो बेटा आज हम यहीं तक करेंगे और इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है। अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाले से बात कीजिए और पता लगाइए कि क्या वह विद्यालय गई थी या गया था। क्या वह विद्यालय से विरत हुई थी, अर्थात उसे जो है विद्यालय में एडमिशन नहीं मिला था, या वह विद्यालय गई नहीं, क्यों? इससे आपको उसके विकल्पों और स्वतंत्रता के बारे में क्या पता चलता है। तो टिप्पणी कीजिए कि किस प्रकार उसकी लिंग, जाति और आय ने उसके अवसरों को सीमित कर दिया है। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको करना है और यहीं तक आज हम करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। आज आपको जो कुछ भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने इन बिटवीन बताए वो सब आप राइट करेंगे अपनी नोटबुक में और लर्न करेंगे। थैंक यू अगेन एंड हैव ए नाइस डे।